हमने अपना स्वत्व खोया, आत्मबोध खोने की प्रक्रिया शुरू हुई। मतलब पता नहीं, शायद गोविंद जी को तो शायद इतना ना लगे, लेकिन संस्कृत के विद्वान होने के बाद भी या यूनिवर्सिटी सिस्टम में जाने के बाद भी यदि मैं किसी को कहूंगा कि आचार्य गोविंद गंधे, तो आपको लगेगा यार पुराना सा कोई पंडित है। और जैसे ही मैं कहूंगा प्रोफेसर गोविंद गंधे, तो आपको लगेगा कि हाँ कोई मॉडर्न यूनिवर्सिटी का प्रोफेसर है। लेकिन वास्तविकता क्या है? आचार्य का मतलब क्या होता है? आप शिक्षक से, आपके प्राध्यापकों से क्या अपेक्षा करते हो? आचार्य रहने की अपेक्षा करते हो, प्रोफेसर रहने की अपेक्षा करते हो? दोनों में क्या अंतर है? कभी सोचा है? आचार्य का अर्थ होता है अपने विषय को अपने आचरण से, अपने जीवन से सिखाने वाला, वो आचार्य होता है। प्रोफेसर का मतलब क्या होता है? सोचा है कभी? मेनली प्रोफेसर्स बाइबल का अपने व्याख्यान से इंटरप्रिटेशन करके बाइबल को प्रोफेस करने वाला, वो प्रोफेसर होता है। प्रोफेस ये शब्द ही बाइबल से आया है। तो वो प्रोफेसर का काम क्या होता था? तो बाइबल का इंटरप्रिटेशन करना। उसको प्रश्न पूछने का अधिकार आपको नहीं है। उपनिषदों ने अच्छे प्रश्न पूछने वाले को अच्छा विद्यार्थी माना। प्रोफेसर तो वो होता है जो अच्छा इंटरप्रिटेशन करता है। किसका? रिलीजन का। तो रिलीजियस टीचिंग ये प्रोफेसर का काम है, सेक्युलर टीचिंग तो है ही नहीं। तो इसलिए हम लोगों का पढ़ना छूटा ऐसा तो मैं नहीं मानता। और वैसे भी भारत में मौखिक परंपरा का अपना महत्व रहा है, और इसलिए इतना जहर खोलने का प्रयास होने के बाद भी, लेकिन 1000 वर्षों में हुआ क्या? तो जो इस्लामिक आक्रांता थे, अरब, तुर्क, मंगोल, अफगान, ये सब जब आए तो हमारी व्यवस्थाएं कमजोर हुई। मंदिर जो हमारी व्यवस्थाएं थी, तो मंदिर मंदिर नहीं थे हमारे लिए, केवल केवल उपासना का केंद्र नहीं थे। ब्रिटिशों ने रिपोर्ट करके लिखा है, आचार्य धर्मपाल जी को कभी पढ़िए। मैं सब युवाओं को रिक्वेस्ट करता हूं, 2 पुस्तकें धर्मपाल जी की जरूर पढ़िए। एक ब्यूटीफुल ट्री, भारत में ब्रिटिश आने से पहले की भारत की शिक्षा व्यवस्था, इस पर उनकी पुस्तक है। बहुत बड़े गांधीयन थे धर्मपाल। और दूसरी पुस्तक उन्होंने लिखी, साइंस एंड टेक्नोलॉजी इन 18th सेंचुरी इंडिया। और ये दोनों पुस्तकें ये मूल ब्रिटिशों के संदर्भों पर लिखी हुई पुस्तकें, मतलब ये भारत के वेदों का ज्ञान है ऐसा नहीं है। ब्रिटिशों ने भारत के बारे में जो लिख कर गए हैं उसके आधार पर ये 2 पुस्तकें लिखी। वैसे तो उनके 10 पुस्तकों का समग्र का खंड है, लेकिन ये 2 पुस्तकें पढ़ना अनिवार्य है। उससे क्या होता है कि हमारे अपने बारे में बहुत सारे भ्रम दूर होते हैं। ब्रिटिश आने से पहले हम कुछ नहीं थे, महिलाओं की स्थिति बहुत खराब थी, सारी महिलाएं सती जाती थी पति मरने के बाद। यदि मुझे ये बताइए कि यदि सारी महिलाएं सती जाती थी तो अहिल्याबाई सती क्यों नहीं गई? और यदि विधवा महिला को मंदिरों में जाने का अधिकार नहीं था, तो सोमनाथ का, काशी का, महाकाल का, श्रीशैलम का जीर्णोद्धार अहिल्याबाई ने कैसे किया? यदि केवल ब्राह्मणों को मंदिरों में अधिकार था, तो अहिल्याबाई तो जाति से धनगर थी, ओबीसी थी, विधवा भी थी, महिला भी थी। सारे ज्योतिर्लिंगों में अहिल्याबाई का नाम कैसे मिलता है? हमने कैसे मान लिया कि यह प्रथा थी? और एक उदाहरण नहीं है, जब रणभूमि में उतरी तो रानी लक्ष्मीबाई, वो भी विधवा थी। वेलू नचियार, शिवगंगा की रानी, जिसके आधार पर वो सारा आरआरआर का प्लॉट है मरुत पांडियन ब्रदर्स का, वो भी विधवा थी। रानी अब्बक्का, जिसकी इस बार 500वीं जन्म जयंती है,
कर्नाटक में उल्लाल की रानी थी, जैन समाज से थी, अपने पति को छोड़ दिया, पोर्तुगीजों का साथ दिया, इसलिए पूरा समाज उसके साथ खड़ा रहा, राजा के साथ नहीं खड़ा रहा। तो हमने कैसे मान लिया? हां, जहां पे इस्लाम का आक्रमण हुआ था और जहां पे यह प्रथा पड़ गई थी कि सामने वाले को हराने के बाद बहू बेटियों की इज्जत नहीं बचती है, वहां पे हमको दिखता है जोहार और सती, यह प्रथा बन गई, राजस्थान में भी, बंगाल में भी। क्योंकि मेरे पति के मरने के बाद मेरा क्या होगा इसकी गारंटी नहीं है, तब महिलाएं जिंदा कूदने लगी कुएं में, वो अपने आप को बचाने के लिए करने लगी, वो डिफेंस मैकेनिज्म था। हां, कुछ जगह पे एक आध दूसरे केसेस हुए होंगे जहां पे उन पर जोर जबरदस्ती से पति के साथ जाने का ये किया होगा, लेकिन भारत में तो एक पत्नी व्रता ये पति के लिए भी नियम था। जैसे सतीव्रता ये नियम था, वैसे पत्नी व्रता भी था। तो फॉलो दोनों को ये करना चाहिए, दोनों को छोड़ देना चाहिए। सती का अर्थ मरना नहीं था, जैसे पत्नीव्रता का अर्थ मरना नहीं है पति के लिए, उसके प्रति अपने दायित्वों का निर्वहन करना है, एक व्यक्ति के साथ कमिटमेंट है। हम उसको भूल गए, हम पड़ गए सती प्रथा के डिबेट में। तो इसलिए मेरा मानना है कि हम एक बार आत्मबोध ठीक कर ले तो हमको शत्रुबोध भी ठीक हो जाएगा। फिर किससे लड़ना है ये भी पता, और किसके लिए लड़ना है। हमको केवल ये नहीं मानता इसलिए नहीं लड़ना है, हम किसके लिए खड़े हैं उसके लिए लड़ना है। तो वो आत्मबोध पक्का हो तो मुझे लगता है कि भारत में अंतर्निहित शक्ति रही है जिसके ऊपर भारत अभी तक जीवित रहा है, आगे भी रहेगा। निश्चित भाई साहब, जिस स्पष्टता से भाई साहब ने यह विषय का इस बिंदु पर प्रकाश डाला है कि भारत एकमात्र वह सभ्यता रही है जो कालांतर में अनेकों आक्रमण होने के बावजूद जीवित रही है और पर्याप्त रूप से अपना लगातार प्रतिपादन अपनी संस्कृति का करती रही है। इसमें बहुत महत्वपूर्ण चर्चा का विषय यह भी है कि जब हम आर्टिस्टिक एक्सप्रेशन कल्चर के विषय में बात कर रहे हैं तो हम भाई साहब देखते हैं, और मैं विश्वास करता हूं कि यहाँ पर उपस्थित सभी हमारे अतिथि भी इस बात से स्वीकार करेंगे कि किस प्रकार से जो ऑनलाइन कंटेंट है, इंस्टाग्राम पर जो रील्स बनाई जा रही हैं, कंटेंट क्रिएशन का जो एक बहुत बड़ा युद्ध खड़ा हुआ है, इसमें क्या जो कंज्यूमर्स हैं, आर दे कंज्यूमिंग कंटेंट और इज द कंटेंट कंज्यूमिंग देम? ऑल्सो कि आप देखें कि किस प्रकार से उज्जैन जैसे शहर में, नागदा या किसी भी हमारे ज़िलों में, हमारे पूरे देश के ज़िलों में, जहां दिल्ली, मुंबई, बैंगलोर में ये क्रिएटेड नैरेटिव्स एग्जिस्ट भी नहीं करते, इन सटल तरीके से जिसकी आपने बात की, इन ओटीटी माध्यम से, इस मोबाइल फ़ोन से उसको जनरलाइज, नॉर्मलाइज किया गया। तो इसमें ये बात देखने को मिलती है कि आपने यहाँ बाइनरीज की भी बात की कि इफ़ यू डू नॉट एक्सेप्ट देम, you are not cognizant of their existence, if you do not accommodate them, then you are an oppressor and then you cannot be a modernist. तो ये जो द्वंद्व खड़ा किया गया और जिस प्रकार से एक पाश्चात्य संस्कृति की विचारधारा के नैरेटिव को एक भारतीय समाज, भारतीय परिदृश्य और भारतीय संस्कृति पर थोपे जाने का जो प्रयास किया गया, इसका एक द्वंद्व हम सभी के समक्ष है भाई साहब। और ये मॉडर्न होना और भारतीय होना, इसके बीच का जो द्वंद्व है, इसे दोनों को साथ में लेकर आगे कैसे बढ़ा जा सकता है और इस ओटीटी कंटेंट को कैसे हम जवाब दे सकते हैं? नहीं, मुझे लगता है कि युवा में उतनी शक्ति है कि युवा अपने आप उसका उत्तर। आज सुबह मैं महाकाल के दर्शन के लिए खड़ा था, बिल्कुल अभी दर्शन के लिए अंदर मुख्य मंदिर के इसमें, तो भी सामने एक बहन खड़ी थी, मैं तो अपने पत्नी के साथ था, तो हम अपना जितना हो सके उतना जाप करते हुए जा रहे थे। वो सामने से अचानक उसका मोबाइल बच पड़ा क्योंकि वो स्क्रॉल कर रही थी। वहाँ दर्शन के लिए जाते हुए भी उसका इंस्टा का स्क्रॉलिंग चल रहा था। तो कंज्यूम तो निश्चित कर रहा है, और कंज्यूम केवल समय नहीं कर रहा है, कंज्यूम केवल एनर्जी नहीं कर रहा है, कंज्यूम उनकी युवा की स्थिति भी कर रहा है। युवा होने की जो क्रिएटिविटी है,
युवा होने की जो ऊर्जा है, उन युवा होने की जो क्षमता है, उसको भी वो कंटेंट कंज्यूम कर रहा है। तो लेकिन ऐसा है ना कि आता है, मतलब एक जमाने में हिप्पी का कल्चर आया, एक जमाने में पॉप का कल्चर आया, एक जमाने में, तो ऐसे वेव्स बीच बीच में आते हैं और कुछ समय तक। लेकिन इसमें अंतर यह है कि डिजिटल कंटेंट ये आप पर धीरे धीरे इतना हावी हो रहा है, क्योंकि उसके लिए आपको माइकल जैक्सन के जाकर टिकट निकालने के लिए हर एक के पास ना समय था ना पैसा था। आज डेटा इतना सस्ता हो गया है और किसी भी समय मोबाइल खोलकर देखते रहना इतना एडिक्शन का विषय हो गया है कि उसके लिए आपको बहुत ज्यादा मेहनत नहीं करनी है। और ऐसे में आप क्या कंज्यूम करते हो, ये पहली बार तो आप डिसाइड करते हो, उसके आगे वो प्लेटफॉर्म डिसाइड करता है कि आपको क्या कंज्यूम करना है, उसका एल्गोरिदम डिसाइड करता है आपको कंज्यूम क्या करना है, क्या देखना है और क्या नहीं देखना है। ये आपके हाथ में नहीं रहता। फिर हम उसके बारे में कॉन्शियस रहे। देखिए सिंपल सी बात है, मेरा तो हमेशा से ये मानना है कि आपके हाथ में छुरी है तो सब्जी काटनी है या गला काटना है आपके हाथ में होता है, तो आप छुरी को क्यों दोष दे रहे हो? है अभी उपयोग है उसका तो उपयोग कीजिए, लेकिन कितना करना, कैसे करना, ये सारे ही वैज्ञानिक और तकनीकी मामलों में है। तो मानव है तो इनोवेट करेगा तो उसका टेक्नोलॉजिकल ट्रांसफॉर्मेशन होगा। वो करते हुए धर्म का आधार, धर्म यानी रिलीजन नहीं, उसका विवेक कि क्या कितने हद तक ये उपयुक्त है। मतलब हम घर में बैठे हुए हैं और अपने परिवार के 4 लोग साथ में बैठकर 4 मोबाइल पर और 4 लोगों के साथ चैट कर रहे हैं, तो क्या फायदा 4 लोग साथ में बैठने का? तो उससे अच्छा चारों फोन साथ में साइड में रख दो, 10 मिनट जरा आपस में कभी बात करो, भोजन के समय चारों। एक घर में अभी गया था मैं, उन्होंने बहुत अच्छी ये की है। घर में एंटर करते ही जैसे जूते चप्पल निकालने की जगह होती है, तो वहां पे एक स्टैंड किया हुआ है और उसके ऊपर और एक स्टैंड किया हुआ है, वहां पे लिखा हुआ है मोबाइल पार्किंग। तो घर में एंटर करने के बाद वहां पे अपना मोबाइल पार्क कर दो, अनलेस देयर इज इंपॉर्टेंट कॉल, ऑफिशियल कॉल, उसके सिवा शाम का भोजन होने तक कोई भी मोबाइल को छेड़ेगा नहीं। तो क्या होता है, घर में संवाद बना रहता है। तो ये छोटी छोटी बातें होती है, लेकिन ये सेल्फ डिसिप्लिन की भी बातें होती है। ये विषय नहीं है ये किसी ने बताया, मेरे माँ बाबूजी है तो वो आप कौन होते हो बताने वाले। बहुत सारी चीजें व्यवहार की भी होती है। मैं मेरे बच्चों के सामने यदि भोजन के समय स्क्रॉल करते बैठा हूं ट्विटर पर क्या चल रहा है, क्योंकि मेरी न्यूज इंपॉर्टेंट है, तो थोड़ी देर में वो बैठेगा और वो इंस्टा पर स्क्रॉल करेगा या स्नैपचैट पर करेगा। लेकिन मैं ही साइड में रख दूंगा, नहीं भाई अभी भोजन करते वक्त, तो अपने आप उसको भी ध्यान में आता है कि नहीं करना है। तो ये केवल युवा का विषय नहीं है, समाज करके हमको इसके बारे में कैसे सोचना, ये इसमें विषय है। लेकिन जो दूसरा विषय आपने कहा वो ज्यादा सीरियस है, मॉडर्निज्म या मॉडर्निटी और सनातनता। मेरे हिसाब से तो वैसे तो ये दोनों अलग अलग नहीं हैं, लेकिन दुर्भाग्य से हमने क्योंकि वेस्टर्निज्म को मॉडर्निज्म मान लिया, इसलिए समस्या है। आधुनिक होना यानी वेस्टर्न होना। हमारे पुराने गुरुकुलों में देखिए कोई भी एक दूसरे को पीठ दिखाकर नहीं बैठता है। हम अपने क्लासरूम की जो अभी की रचना बनी हुई है सर, ये क्लासरूम सिटिंग नहीं है। हम आप कहने लगे उसको क्लासरूम सिटिंग, ये चर्च सिटिंग है। एक दूसरे को पीठ दिखाकर बैठना और किसी का प्रोफेसिंग सुनना, ये चर्च की परंपरा थी। हमारी परंपरा में हम एक तो अर्धमंडलाकार बैठते थे या मंडलाकार बैठते थे, हर एक को एक दूसरे का चेहरा दिखना चाहिए। यह अध्ययन अध्यापन की प्रक्रिया में महत्वपूर्ण हिस्सा था। फेशियल एक्सप्रेशंस दिखना, कोई प्रश्न पूछ रहा है तो उसको खड़ा होने की आवश्यकता नहीं थी, वो सामने बैठा हुआ है, इधर से भी दिख रहा था उसका चेहरा, तो वो चेहरा दिखना, तब वो लिखने पढ़ने की प्रक्रिया, चर्चा की प्रक्रिया पूरी होती थी। तो मंडलाकार और अर्धमंडलाकार ये सारी
जो पैगन ट्रेडिशंस थी उसमें कॉमन ट्रेडिशन थी, वो अफ्रीका में भी थी, वो लैटिन अमेरिका में भी थी, बट उसके सिवा आधुनिकता की जब हम बात करते हैं तो आधुनिकता का पहला प्रश्न क्या था, किसने पूछा था आपके हिसाब से? व्हाट इज मॉडर्निटी? कोई भी बोले, किसको आधुनिक कहते हैं जी? रीसेंट हो, ओके। तो टाइम लाइन ये एक मॉडर्निटी का क्राइटेरिया। और इवॉल्व हो, ओके, यस। फ्रीली, माइक 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 माइक, ओके। तो फ्रीडम ऑफ थिंकिंग इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया, जिसको वेस्ट ने कहा रैशनैलिटी। आई एम फ्री टू थिंक, आई थिंक देयर फॉर आई एम। मैं एग्जिस्ट करता हूं क्योंकि मैं सोचता हूं, ओके। तो ये रैशनैलिटी और ये फ्रीडम का पहला प्रश्न क्या था पश्चिम में? मॉडर्निटी का व्हाट वाज द फर्स्ट क्वेश्चन? कुछ जिनको आजकल हम साइंटिस्ट कहते हैं उन्होंने पूछा था, गैलीलियो, कोपरनिकस, ब्रूनो, क्या पूछ रहे थे ये? धरती गोल है या चपटी, वेदर अर्थ इज फ्लैट और स्पिरिकल, किसको पूछ रहा था? चर्च को, पोप को। क्यों पूछ रहा था? क्यों पूछ रहे थे? पागल हो गया था? मतलब पागल उसको करार कर ही दिया चर्च ने, उसके लिए सजा भी मिली, उसके रिसर्च को जलाया भी गया, एक साइंटिस्ट को जलाया गया, लेकिन उसको ये क्यों पूछा जा रहा था? ये प्रश्न क्यों कर रहा था वो? क्यूरियोसिटी तो मनुष्य पैदा होता है तब से, 14वीं 15वीं शताब्दी तक यूरोप में क्यूरियोसिटी नहीं थी क्या? हिम्मत नहीं थी, चर्च को क्वेश्चन करने की हिम्मत नहीं थी, क्योंकि चर्च बाइबल के आधार पर यह इंटरप्रेट कर रहा था कि अर्थ इज फ्लैट एंड सन इज रिवॉल्विंग अराउंड अर्थ। और इन्होंने पहली बार प्रयोग करके यह कहना शुरू किया, नो, अर्थ इज स्पिरिकल, और पृथ्वी अपने खुद के इर्द गिर्द भी घूमती है और सूर्य के भी इर्द गिर्द घूमती है, इस वजह से दिन रात होते हैं, इस वजह से समय बदलता है, इस वजह से ऋतुमान बदलता है। उसको उन्होंने कहा साइंटिफिक, उसको कहा मॉडर्न। ये प्रश्न पूछने का अधिकार, रैशनैलिटी का अधिकार, ये मॉडर्निटी बन गया। जो एग्जिस्टिंग है उसको मैं प्रश्न करता हूं। क्यों? क्योंकि किसी ने ये बताया और वो गलत था, मेरे प्रयोगों ने उसको उल्टा सिद्ध किया। तो मूल प्रश्न क्या था? पृथ्वी सपाट है या गोल है? हम सब लोग अपने स्कूलों में कभी ज्योग्राफी का नाम का सब्जेक्ट पढ़ा है क्या? पढ़ा है? कौन सी भाषा में पढ़ा है? हिंदी के सिवा कोई है यहां पे जिनकी मातृभाषा हिंदी के इतर हो? हिंदी छोड़कर अन्य भाषा में मातृभाषा हो? मराठी है और मालवी, हाँ, मलयालम। मलयालम में ज्योग्राफी को क्या कहते हैं? मलयालम में ज्योग्राफी को क्या कहते हैं? भूगोलीय। मराठी में क्या म्हणतात भाऊ? भूगोल। हिंदी में क्या बोलते हैं? 5000 वर्ष से भारत की सारी भाषाओं में भूगोल रही है, और ये 15वीं शताब्दी में इस पर मारपीट कर रहे हैं कि पृथ्वी गोल है या सपाट है। उसको वो मॉडर्न कह रहे हैं और हम कह रहे हैं हाँ ये मॉडर्न है। आर्यभट्ट लिख कर गया वो मॉडर्न है या गैलीलियो बता रहा वो मॉडर्न है? वराहमिहिर लिख कर गया वो मॉडर्न है या जिसके आधार पर ब्रूनो और कोपरनिकस को सजा हुई वो मॉडर्न है? हमारे ऊपर तो कोई चर्च नाम की अथॉरिटी नहीं थी, कोई पोप नहीं था जिसके आधार पर हमने सारे, हमारे यहां तो भगवान
जिन्होंने बुद्ध ने जिन वैदिक परंपरा के बारे में प्रश्न खड़े किए उनको भी हमने भगवान कहा। और मजे की बात यह है कि उन्होंने मूर्ति पूजा का विरोध किया और उनकी हमने मूर्ति बना दी। तो भारत ऐसी अद्भुत भूमि रही है जहां पे अपने गुरु को भी प्रश्न करने का अधिकार है, भगवान को प्रश्न करने का अधिकार है, भगवान के लिए गीत भी रखने का अधिकार है, भगवान को नकारने का भी अधिकार है, भगवान को अलग अलग रूप में भी देखने का अधिकार है, जीवित व्यक्ति को भी भगवान मानने का अधिकार है, अपने आप को भगवान डिक्लेयर करने का अधिकार। इतना फ्रीडम कहां पे है भाई? और आप कहते हो ये सनातन मॉडर्न नहीं है। एक तरफ आप कह रहे हो फ्रीडम है, फ्रीडम ऑफ थिंकिंग है, रैशनैलिटी है, टाइम तो इररिलेवेंट है क्योंकि टाइम तो चक्राकार है। हम कहते हैं बर्थडे आज आ गया। अरे भैया आज 13 अप्रैल को बर्थडे कहां से आ गया? कल भी तो एक दिन बढ़े ही थे तुम। तो हर दिन तो बर्थडे है, हर समय बर्थडे है, लेकिन इस चक्राकार में हमारी संकल्पना जो है वो रेखाकार नहीं है, इसलिए हमारे लिए ये एंशिएंट है और ये मॉडर्न है, ऐसा नहीं हो सकता। क्योंकि यदि चक्र है तो आप कहां से गिनते हो उस पर डिपेंड है। उनके लिए तो जब से जीसस पैदा हुआ तब से लेकर कयामत की रात तक, डूम्सडे तक, ये एक ही लाइन है। हमारे लिए तो सारा ही चक्राकार है। कल युग आ गया है तो भी चिंता नहीं, सत्य युग आएगा ये विश्वास है, क्योंकि कम से कम काशी और उज्जैन तो बचेंगी। अभी तक बचे हुए तो आगे भी बचेंगे। प्रलय भी आ गया कलयुग में तो भी उज्जैन और काशी तो कम से कम बचे ही है अभी तक, आगे भी बचेंगे। ये विश्वास है। मर भी गए तो पुनर्जन्म होगा, ये विश्वास है। तो आवर कंसेप्ट ऑफ लाइफ इज सर्क्युलर, और इसलिए हमारे सनातनता के मूल्य आधुनिक है। उनका आज के संदर्भ में आविष्कार कैसे करना है, ये युवाओं को तय करना है। कुंभ में जाने वाला हर युवा इसलिए नहीं जा रहा था कि उसको एक तरीके से इमॉर्टल होना है, अमृत प्राशन करके आएगा वो कभी मरेगा नहीं, वो इस पर विश्वास नहीं रखता है, लेकिन फिर भी उसको कुंभ में जाना था। एक तो प्रॉब्लम था कि फियर ऑफ मिसिंग आउट, यार वो चला गया मैं नहीं गया, तो ये भी था। लेकिन उसके साथ साथ भारत के सामूहिकता का भी भाव था। उस सामूहिकता के भाव का प्रगटीकरण कुंभ था। प्राचीनता से वो रहा। जो अलग अलग गुफाओं में, अलग अलग विद्या शाखाओं में, अलग अलग संत परंपराओं में ध्यान धारणा साधना करने वाले जो ऋषि मुनि अखाड़े हैं, उनके ज्ञान का वितरण अमृत के रूप में वहां पे होता था, इसलिए लोग जाते थे। बाकी समाज तो स्नान करने ही जाता था। वहां के अखाड़ों में, वहां के कथाओं में जो वितरण होता था कि समाज का व्यवहार कैसे होना चाहिए, आपस के संबंध ठीक कैसे रहने चाहिए, हमने पिछले 12 वर्ष में क्या ज्ञान अर्जित किया, उसका जो वितरण अमृत के रूप में होता था वो कुंभ होता था। उसको रियलाइज करना कि केवल डुबकी लगाना ये कुंभ नहीं है, ये मुझे लगता है सनातनता और आधुनिकता का परस्पर संबंध है। उसको रियलाइज करना कि भाई एआई आ जाएगा तो एआई की टेक्नोलॉजी भी कुंभ में यूज हुई, तो कुंभ का नैरेटिव बदल गया। पहले कुंभ का बॉलीवुड ने नैरेटिव क्या किया था, कुंभ में गए थे, 2 भाई बिछड़ गए। अब इस बार 15,000 लोग जो अपने परिवारों से बिछड़े थे, एआई का माध्यम से हमने उनको फिर से मिला दिया, तो हमारा कुंभ मॉडर्न हो गया। लेकिन इसके कारण उसने जो सनातन था वो छोड़ दिया क्या? जब हम ये सोचना छोड़ देंगे कि सनातन होना यानी एंटी मॉडर्न होना या मॉडर्न होना यानी एंटी सनातन होना, तो ये प्रश्न छूट जाएगा। और इसका उत्तर भारत का युवा ही दे सकता है पूरे विश्व को। जिस प्रकार से भाई साहब ने विषय की इस बिंदु पर प्रकाश डाला कि एआई आ गया है, और ये चीज़ हमने भी देखी कि जब श्री राम मंदिर अयोध्या में श्री राम लला की प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम हो रहा था, उस समय हमारे युवा एआई के माध्यम से राम जी का चित्र बनाने का प्रयास कर रहे थे। हम देखते हैं कि जब गिबली आर्ट का जब ट्रेंड अभी चल रहा है, तो वहाँ पर भी एआई में युवाओं हमारे हनुमान जी का कल हमने देखा कि हनुमान जी की जन्मोत्सव जब मनाया गया तो एआई का उपयोग वहाँ भी हमारा युवा कर रहा है। और भाई साहब, इस विषय के लिए एक आगे की दिशा क्या हो और
चूंकि हम जानते हैं कि हमें अध्ययन करने की आवश्यकता तो है ही, साथ में ये भी हमारी एक सभी की लिमिटेशंस हैं कि सभी अपने अपने कामों में व्यस्त रहते हैं। तो अपनी दिनचर्या के साथ हम ऐसा क्या कर सकते हैं कि हम पॉप कल्चर को निगेट कर पाएँ उस इफेक्ट तक कि वो हमारी संस्कृति और हमारी सनातन व्यवस्था पर आक्रमण ना करे। देखिए, भारत का युवा पॉप सुनते सुनते भारत का बच्चा बच्चा जय श्री राम बोलेगा, ये कब गाने लगा उनको भी नहीं पता चला। ये हमारी एडेप्टेबिलिटी है, हम रिजेक्ट नहीं करते किसी चीज़ को, तो इसलिए हमको नकारात्मकता की आवश्यकता नहीं है। हम कोरियन भी बैंड सुनेंगे, हम सारे ये सुनेंगे, उसमें से अच्छी चीज़ क्या लेना। संस्कृति का अर्थ ही है सम सम करोति, जो सही है गलत है इसका विचार करके जो हम हमारे एक्शन में लाते हैं वो संस्कृति होती है। जब उसका विचार करना छोड़ जाते हैं तो वो कर्मकांड बन जाता है, केवल रिचुअलिस्टिक हो जाता है। मतलब रिचुअल्स इंपॉर्टेंट नहीं है ऐसा नहीं, रिचुअल्स भी कभी कभी इंपॉर्टेंट होते हैं क्योंकि वो संस्कृति को जीवित रखते हैं जी। क्योंकि हर एक को, मतलब मैं मोबाइल का यूज करता हूं इसलिए मुझे मोबाइल की टेक्नोलॉजी सारी समझ में आती है, ऐसा जरूरी नहीं है। साइंस नहीं है तो मुझे जब तक पूरे मोबाइल की टेक्नोलॉजी समझ में नहीं आती तब तक मैं यूज नहीं करूंगा, ऐसा थोड़ी होता है। कभी कभी नहीं, मैं टीका क्यों लगाता हूं, मैं टीका लगाता हूं भाई मुझे अच्छा लगता है, मेरे परिवार में संस्कार है, मैं उसको कंटिन्यू कर रहा हूं। उसका विज्ञान क्या है, मेरा खरस सही में सूर्य चक्र यहीं पे है क्या, ये भृगुटी का इसके लगाने से क्या फायदा होता है, कुमकुम लगाना चाहिए टीका लगाना नहीं चाहिए क्या, इसके बारे में मुझे नहीं करना है। कुछ चीजें रिचुअल से ही आगे बढ़ती है, लेकिन केवल रिचुअल रह जाते हैं। पानी के बारे में जैसा है ना कि पानी यदि बहता है तो साफ रहता है, एक जगह जम जाता है तो उसका कभी, तो इसलिए उन पर भी कभी विचार होना। तो हमको समाज में इसके रेडीमेड उत्तर तो नहीं होते, लेकिन मैंने जैसे कहा कि ये इतिहास का आकलन रखना कि हमने आत्मबोध कैसे खोया, कौन कौन सी चीजें उसके कारण गलत आ गई। छोटी छोटी बातें होती है ना, हम अंग्रेजी स्कूलों में जाते हैं, केजी में जाते हैं, तो क्या गाना गाते हैं आजकल, रेन रेन गो अवे, क्यों गाते हैं, कभी सोचा? केजी में रेन रेन गो अवे क्यों गाते हैं? हिंदी स्कूलों में कोई पढ़ा है, मराठी स्कूल में या हिंदी स्कूल में कोई पढ़ा है केजी में? तो आप कौन सा गाना गाते थे बारिश का? पता नहीं, लेकिन भारत की सर्वसामान्य सारी भाषाओं में मेगा मेगा पानी दे, इस टाइप के गाने हैं, बारिश को बुलाने वाले हैं। तो पानी लाने के गाने हैं, वो समाज अचानक रेन रेन गो अवे क्यों गाने लगा? क्योंकि ब्रिटेन का बच्चा गाता है रेन रेन गो अवे, क्योंकि वहां पे कभी भी वर्षा होती है और वर्षा नहीं रुकेगी तो उसको खेलने को नहीं मिलेगा। अब जो उसके लिए सही है वो हमारे लिए सही कैसे हो सकता है? भाषा का इश्यू नहीं है। मैं तो अंग्रेजी का संपादक हूं, अंग्रेजी में लिखता पढ़ता हूं, लेकिन इसका मतलब मेरी मातृभाषा मराठी है उसको छोड़ दूंगा, मैं संस्कृत को छोड़ दूंगा, उसके शब्दों के मूल व्युत्पत्ति को छोड़ दूंगा। मतलब मैं अंग्रेजी का अकेला ऐसा पत्रकार हूं जो भारत को भारत लिखता है, अंग्रेजी में भी, इंडिया नहीं लिखता। इसका कारण यह नहीं है कि इंडिया से मुझे विरोध है। इंडिया मेरे लिए यह ज्योग्राफिकल एंटिटी है, भौगोलिक आधार है। क्या है? तो इंडस से इंडिका आया, इंडिका से इंडिया आया, तो सिंधु नदी के किनारे जो भी भूभाग है वो कम ज्यादा होता रहा है। मतलब आज पार्टीशन होके पाकिस्तान अलग हुआ है, कल एक हो जाएगा, अखंड भारत बन जाएगा, तो भारत का मैप बदल जाएगा, इंडिया बदल गया। लेकिन भारत ये विचार है, भारत ये संकल्पना है, भारत ये संस्कृति है।